देखो बेटा, ये है तुम्हारा मैप। यहाँ पे तुम लोग फिलहाल में इस पूरे में जहाँ क्लासेस जा रही हैं, हम यहाँ से यहाँ तक और इस तरफ, इसे कहते हैं पूर्व, ये है हमारा पश्चिम। इस पूरे एरिया को हमने अलग से जो एक मान्यता मिली हमें, वो मिली थी 18वां संविधान संशोधन। हम 17वां राज्य बने थे, पंजाब से अलग हुए थे, पंजाब का दक्षिणी हिस्सा अलग करके, और ये एक आइडेंटिटी बन गई थी। इसकी शेप तब भी ऐसी थी, आज भी ऐसी, और आगे भी ऐसी रहेगी। बस क्या होगा, इसके एरिया छोटे और बड़े, जैसे तुम्हारे सामने अब ये हिसार इतना बड़ा तुम्हें दिख रहा है, लेकिन अब हमारे सामने घोषणा हो गई कि इसमें से हांसी अलग कटेगा। तो अगले जब मैप बनेगा तो उसमें हांसी का एक पोर्शन अलग हो जाएगा, लेकिन आउटर बाउंड्री तो इतनी ही रहेगी ना। आप किसी और राज्य का हिस्सा थोड़ी ना हड़प लोगे। तो आपकी जो अगर कहें पुराने टाइम में, तो हम ऐसे ही थे, बस इसके हिस्से हम बढ़ाते चले गए। आज की डेट में अभी फिलहाल तक हम 22 जिलों को ही मान्यता देंगे, क्योंकि 23वें का प्रोसेस चलेगा, तो बार बार मुझे बात ना बतानी पड़े। यहाँ ऊपर से देखो, पंचकुला जो ऊपर तुम्हें दिख रहा है, ये चंडीगढ़ से टच है, और चंडीगढ़ हमारी राजधानी है। एक यूटी भी है, कायदे से पंजाब का हिस्सा है, हमारा हिस्सा नहीं है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के सारे कामकाज पंजाब देखता है, पंजाब को ही उसके ऊपर सारी, जैसे जितने कागजी काम और ये सब करने हैं ना, ये उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो पंजाब का गवर्नर है वही प्रशासक है चंडीगढ़ का। उनके जितने काम होंगे, चंडीगढ़ में 10-12 लाख लोग तो रहते ही हैं, उनके भी काम है। हमें काम नहीं करना, लेकिन हमें मुफ्त में एक राजधानी के तरह से इस्तेमाल करने को मिली हुई है चंडीगढ़। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में चंडीगढ़ का भी नाम आता है। चंडीगढ़ को सिर्फ हमारा पंचकुला टच करता है। एक रोड के एक तरफ चंडीगढ़ है, एक तरफ पंचकुला। इस पंचकुला में हमारे बहुत सारे दफ्तर हैं, जो मेन हेडक्वार्टर है। कारण चंडीगढ़ इतना बड़ा नहीं था कि वहाँ पंजाब के भी सारे दफ्तर खुलते और हमारे भी। तो हमारे कुछ दफ्तर तो हैं चंडीगढ़ में, लेकिन कुछ हेडक्वार्टर्स हमने कहाँ बना लिए। हाँ, जैसे सिंचाई वाला, पुलिस वाला, ऐसे कई मिलेंगे, आप पढ़ोगे जब, वो हमने यहाँ बना लिए। कल को बेटा डिस्प्यूट हो जाए, कोई बड़ी कलह कलेश मच जाए, तो हम तैयार थे कि कोई भी गड़बड़ होने पर हम अपनी चीज़ों को पंचकुला में शिफ्ट कर लेंगे। पर कलेश आज तक नहीं मचा, क्योंकि वो यूटी है। अगर वो पंजाब का ही हिस्सा रहता ना, तो 100% कलेश मचता। तुम्हारे सामने अमरावती एग्जाम्पल है, नई राजधानी बनानी पड़ी क्योंकि तेलंगाना ने कहा हैदराबाद मेरा है, नहीं जा पाया आंध्र प्रदेश। लेकिन पंजाब ने आज तक ये नहीं कहा कि ये मेरा है। वो जानता है वेरी फर्स्ट डे से 1 नवंबर, जिस दिन इस प्रॉपर्टी को अलग से एक पहचान मिली कि ये हरियाणा है, उसी दिन चंडीगढ़ को लिखित में कह दिया ये एक यूटी है। और यूटी किसी एक राज्य की नहीं होती, नाम है केंद्र शासित प्रदेश, यानी केंद्र देखेगा तो फिर पंजाब कैसे कहे। रियलिटी ये है, पंजाब के ही हिस्से में पड़ता है चंडीगढ़। आपका सिर्फ एक जिला थोड़ा सा टच करता है आपकी राजधानी को, यह है पंचकुला। पंचकुला एक ऐसा जिला है जो राजधानी को टच करता है, और आपके हरियाणा का भी बस एक ही जिला टच करता है इसको। कौन से वाला? तो पंचकुला कोई आपके बीचों बीच नहीं है। पंचकुला और ये जो चंडीगढ़ है और पंजाब का मोहाली, इन्हें कहते हैं बेटा ट्राई सिटी। 3 बड़े शहर हैं, हमारा पंचकुला, हम दोनों की राजधानी, और उनका मोहाली, ये 3 मिलके ट्राई सिटी कहलाते हैं। पंचकुला जो देख रहे हो हमेशा से अलग नहीं था बेटा, पहले ये अंबाला की प्रॉपर्टी था। अंबाला से पंचकुला 1995 में काट के अलग, जैसे अब हांसी हमारे सामने कट के अलग होगा ना, ऐसे 95 में पंचकुला अलग हुआ। पहले ये पूरी प्रॉपर्टी एक थी, यानी अंबाला से टच था चंडीगढ़, लेकिन अब अंबाला से टच नहीं है, अब सिर्फ किससे टच है? पंचकुला। पंचकुला के ठीक नीचे जो तुम देख रहे हो, पंचकुला की 1-2 खास बातें और जान लो। यहाँ बेटा बहुत सारे लोग जो है ना, आबादी की बात करूं तो खेती ना बराबर करते हैं। 5.5 लाख के आसपास, 561 एग्जैक्टली था, लेकिन 5.5 लाख की आबादी है। इसका ये वाला हिस्सा पूरा पहाड़ी है। शिवालिक जो रीजन है ना, हिमालय का तीसरा, उसकी पहाड़ियां हैं। यहाँ हमारा हिल स्टेशन है, जिसे कहते हैं हम लोग मोरनी हिल्स, वो इसी में पड़ेगा पंचकुला में। यहीं पे आपकी फिर कुछ ताल है, ताल मतलब तालाब टाइप का। आपने अगर नाम सुना हो टिक्कर ताल, तो वो पंचकुला में ही पड़ता है। पंचकुला में शहरी आबादी भी काफी सारी रहती है, खेती बहुत कम करते हैं, कारण जमीन उतनी बढ़िया नहीं है, क्योंकि पथरीली है। एक पट्टी है जहां पे जाके वो पत्थर खत्म से होते हैं, गिरिपाद मैदान, फिर थोड़ा सा एरिया है। यहाँ कोई बहुत ज्यादा जानवर भी नहीं पालते, ना बहुत ज्यादा खेती, ना बहुत ज्यादा जानवर, ना ही बहुत ज्यादा इंसान।
5.5 लाख के आसपास की इनकी आबादी है। अगली जो बेल्ट देख रहे हो, क्या नाम है इसका? अंबाला को ध्यान से देखो, पंजाब, ये पिंक पंजाब है बेटा, पंजाब से भी टच है, पंचकुला से भी टच है, अपने यमुनानगर, और इस तरफ हिमाचल प्रदेश से भी टच है। अंबाला हमारा एक ऐसा जिला है जो आज से नहीं है। अंबा, अंबा एक बहुत पुराना कैरेक्टर था, अंबा, उनके नाम पे इसका नाम पड़ा अंबाला। अंबाला में आम की खेती बहुत ज्यादा थी, बहुत बड़े लेवल पे आम की खेती होती थी, तो कुछ लोग कहते हैं अंब के कारण भी इसका नाम क्या पड़ा, अंबाला। अंबाला में बहुत सारे उद्योग धंधे थे जिनके कारण हमारे हरियाणा का बहुत डेवलपमेंट हुआ। फिर जब बंटवारा हुआ तो कुछ उद्योग धंधे पंचकुला, कुछ यमुनानगर, पहले ये सारी बेल्ट अंबाला थी। अंबाला को आज अगर देखें तो एक ऐसा शहर है जो छावनी है, छावनी जानते हो ना, जहां हमारी फौज का बहुत बड़ा कामकाज होता है। अंबाला कैंटोनमेंट एरिया है, अंबाला छावनी अंग्रेजों ने बनाई थी। पहले अंग्रेजों ने ये छावनी बनाई थी करनाल में, करनाल में उन्होंने बनाई 1843 में। फिर यहाँ ज्यादा पानी भर गया, मच्छर पैदा हो गए, मलेरिया से कई सैनिक मर गए, तो उन्होंने कहा हमने ये तैयार किए थे, लड़के फौजी थे, कितने बढ़िया मर गए, इसका मतलब गड़बड़ है। वो यहाँ से उठा के इसको ऊपर पहाड़ों की तरफ ले गए, कहाँ पे बना दिया, अंबाला। अंबाला ही कैंटोनमेंट है आज तक। अंबाला में बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन है, स्टेशन होता है बेटा जहाँ दो एक रेल आए जाएं, जंक्शन होता है जहां अलग अलग डायरेक्शंस में रेल जाती हो, तो एक बड़ा जंक्शन कौन सा है हमारा, अंबाला कैंटोनमेंट जंक्शन, पुराने टाइम का जिला है ये। इसके साइड में देखो यमुना नगर दिख रहा है, हमारी नदी की बात कर रहा है, यहां से हमारी यमुना एंटर करती है। यमुना तुम जानते हो 12 मासी है, 12 महीने पानी बहता है, चाहे बारिश हो चाहे ना हो, कारण पहाड़ों के बर्फ के पिघलने से आती है। और उसकी एंट्री यमुनानगर से आती है, वो बहुत पीछे बंदर पूंछ हिमानी के पश्चिमी ढाल, मतलब ऊंचे पहाड़ जहां साल भर बर्फ पड़ती रहती है, तो वो बर्फ का पानी पिघल पिघल के छोटी छोटी धाराओं में फाइनली एक बड़ी नदी तुम्हारे हरियाणा में एंटर करती है, जिसको हम कहते हैं यमुना। यमुना यहाँ से एंटर करके फिर इस पूरी बेल्ट के साथ साथ करनाल, पानीपत, सोनीपत, फिर ये दिल्ली, यहाँ से फिर फरीदाबाद, और फिर आगे निकल जाती है यूपी में अलीगढ़ की तरफ। तो ये एक बाउंड्री है यहाँ से नदी की। एंट्री कहाँ से हुई है, यमुनानगर में बेटा छछरौली नाम की एक जगह पड़ती है जहाँ खूब बारिश होती है, और इसलिए उसे हरियाणा का चेरा पूंजी भी कहते हैं। हरियाणा की सबसे ज्यादा बारिश इसी बेल्ट में। यहाँ बहुत बढ़िया जंगल का एरिया है, नेशनल पार्क भी है आपका यहाँ पर, एक क्या नाम है उसका, कलेसर, कलेसर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पूरा ग्रीन एरिया है बेटा। सड़क बीच में है, एक तरफ नेशनल पार्क, एक तरफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों का नाम कलेसर है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे आपको कई सारी चीजें मिलेंगी जिनमें साल के पेड़ की अधिकता है, साल वृक्ष ज्यादा हैं। यहीं पे एक सिंदूर का पेड़ भी है, सिंदूर जो पाउडर्ड फॉर्म में होता है ना, जनरली मिलता नहीं है, आपके यहाँ यमुनानगर में सिंदूर का पेड़ भी है, साल के वनों की अधिकता है। यहाँ पे आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी और नेशनल पार्क भी है। कई यहाँ पे इस तरह के स्थल हैं, कहते हैं शिवजी ने जो पूजा की थी वो हमारे हरियाणा के यमुनानगर का संबंध है उससे, कुरुक्षेत्र का तो है ही, यमुनानगर का भी। इसके बाद देखो ये नीला सा दिखाई दे रहा है, कौन सा, कुरुक्षेत्र, कुरुओं का क्षेत्र। आप सबको पता है कि कुरु महाजनपद था, 16 महाजनपद पढ़े थे ना तुमने, कहाँ लिखा था उनके बारे में, दिव्यावदान, बौद्धों की एक किताब में, उसमें इसका नाम आया हमारे कुरुक्षेत्र का। तब ये सारा कुरुक्षेत्र था बेटा, क्योंकि उस टाइम पर ये कैथल या ये अलग अलग कटे हुए हिस्से नहीं थे। कुरुओं के क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहा गया। यहाँ जंगल थे, 4 बड़े बड़े जंगल थे और उपजाऊ एरिया था, बहुत बढ़िया एरिया था। कुरुक्षेत्र को ध्यान से देखो, ये कैथल को, करनाल को, यमुनानगर को, अंबाला, चारों को टच करता है। प्लस कुरुक्षेत्र ये दिख रहा है तुम्हें पंजाब के पास है। कुरुक्षेत्र की खास बात यह है कि यहाँ कोई भी नदी नहीं है, नदियों के 2 नदियां हैं इसके, एक ऊपर से निकलेगी, एक साइड से, घग्गर और यमुना, लेकिन ये किसी को टच नहीं करता, ये बीच में है। सबसे बड़ा कलेश, जो पारिवारिक कलेश हमारे देश में हुआ था, महाभारत, फैमिली डिस्प्यूट ही तो था, जमीन का विवाद था, 5 गांव मांग रहे थे पांडव। जब ये कहानी सुनते हैं तो हमें लगता है कि पांडव कितने बेचारे शरीफ थे, 5 ही गांव मांग रहे थे। पर बेटा जब तुम बड़े होके पढ़ते हो कि 5 गांव कौन से मांग रहे थे, वो कह रहे थे ये दे दो, ये दे दो, दिल्ली दे दो, फरीदाबाद दे दो और बागपत का इलाका, ये पूरी बेल्ट। अगर हम देखें तो इनके पास भी कोई बहुत जमीन नहीं थी,
उस टाइम पे बेटा जमीन की दिक्कत ये थी, जंगल थे, कौन काटे कौन साफ करे, कैसे उसको कोई ट्रैक्टर तो थे नहीं कि उपजाऊ बना दे, हाथ से उस पूरे को तैयार करना पड़ता था। तो अगर ध्यान से देखें तो पांडव भी प्रॉपर्टी तो मांग ही रहे थे। ऐसा 5 गांव का मतलब अपना गांव मत समझना, बड़ी प्रॉपर्टी, इसलिए इनका कलेश हुआ था। 18 दिन तक इनकी लड़ाई चली, इसलिए महाभारत 18 पर्वों में विभाजित है, जिनमें से 10 दिन तक तो कमान संभाली थी भीष्म पितामह ने, फिर भीष्म पितामह को छलनी कर दिया, फिर उसके बाद 1-2 दिन दूसरे व्यक्ति ने, फिर 13वें दिन हेड बना था कर्ण, और जिस दिन कर्ण ने कमान संभाली उसी दिन अभिमन्यु का वध किया था। यानी चीटिंग स्टार्ट हो गई थी जिस दिन से किसने कमान संभाली, कर्ण। सबको पता है अभिमन्यु 16 साल का एक यंग लड़का था, 7 महारथियों ने घेर के मारा था, जो कि गलत है, हम भी ये मानते हैं। वो यही थी बेटा सारी कहानी। कुरुक्षेत्र की एरिया की खास बात यह है 360 तीर्थ स्थल हैं यहाँ, 360, बहुत ज्यादा, इसलिए बहुत लोग इसको धर्म नगरी कह देते हैं कि ये धर्म की नगरी है। वो सारा कलेश कहानी यहाँ की है। इसको अगर हम सिर माने तो इसके 2 पैर हैं, दोनों क इनकी बेल्ट है। ये कुरुक्षेत्र ऊपर है, कैथल और करनाल। करनाल जैसे ही आए दिमाग में कल्पना चावला का नाम आना चाहिए। करनाल बहुत बढ़िया प्रोडक्शन करता है धान का, चावल का। ये के की जो बेल्ट है ना, के वाली, और जींद, ये बहुत बढ़िया धान पैदा करते हैं। धान पूरा हरियाणा पैदा कर सकता है क्योंकि मिट्टी बहुत बढ़िया है, प्लस पानी की अधिकता है, लेकिन सबसे बढ़िया धान जो है ये के की बेल्ट और ये जींद पैदा करते हैं। करनाल नंबर 1 है बासमती चावल के प्रोडक्शन में। सबसे बढ़िया क्वालिटी का बासमती चावल कहाँ होता है? करनाल। करनाल से लगता कौन है? कैथल। कैथल हमेशा से नहीं था, लेकिन कैथल बाद में एक आइडेंटिटी के रूप में आज अपनी अच्छी पहचान बना चुका। यहाँ सबसे ज्यादा वैरायटी धान की पैदा करते हैं। बेस्ट क्वालिटी कहेंगे तो करनाल, अगर कहेंगे वैरायटी ज्यादा, कैथल। अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के धान पैदा करने का श्रेय जाता है कैथल। हनुमान जी की नगरी है ये, हनुमान जी की जन्मस्थली है कपी स्थल। कपी का मतलब बंदर, तो हनुमान जी बंदरों के सरताज हैं। कपी स्थल, अंजनी स्थल, अंजनी उनकी माता जी का नाम था ना, अंजनी का टीला कहाँ पड़ता है? कैथल। तो जैसे ही हनुमान का जिक्र आए तो वहां कैथल टिक कर देना। कैथल में भी बहुत सारे स्थल हैं, आगे जाके पढ़ेंगे। इसके बाद देखो अब नीचे उतरते जा रहे हैं, अब हमारा एरिया चौड़ाई की तरफ फैलेगा। देखो यहाँ से कम था, अब फैलता जाएगा। अब हम देखेंगे जींद किससे टच है? ये 7 जिलों से। जींद आपका इकलौता है जो 7 जिलों को अंदर अंदर टच करता है। अब हांसी बनने के बाद देखेंगे कितना हिस्सा उसको कहां से कट के मिलेगा, उस हिसाब से क्या पता बढ़े या वही रहे। ध्यान से देखो जींद को, जींद की खासियत है पंजाब को तो टच करता ही करता है। अपने एरिया में फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, दोनों के टच करते हैं। जो पैर हैं, सिर ये है, दोनों के, पानीपत, सोनीपत, दोनों पत, यहाँ रोहतक, हार्ट ऑफ हरियाणा, और दोनों बड़े एरिया फतेहाबाद और हिसार। इतने जिलों को कोई टच नहीं करता। 4 को 5 को तो हम पढ़ा है, लेकिन ये अकेला है जो 7 जिलों को टच करता है। जींद बेटा दूध के प्रोडक्शन में नंबर 1 है पूरे हरियाणा में। मुर्रा, जैसे हम काला सोना कहते हैं, ब्लैक गोल्ड, वो हमारे जींद में सबसे ज्यादा है। तो दुग्ध नगरी है। एक आदमी, बहुत पुराने टाइम की बात है, तुम्हारे दादा की उम्र के, इंजीनियरिंग पढ़ के आए थे विदेश से, यहाँ काम धाम जमाना चाहते थे, कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ मन था। फिर पता नहीं दिमाग में क्या आया कि भैंस का काम करूंगा। 10 भैंस खरीदी उन्होंने और एक डेयरी खोली 10 भैंस की। 10 भैंस नॉर्मल बात है, लेकिन बेटा वो 10 आज उनकी लाखों 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 क्या, करोड़ों, मिलियनियर बिलियनियर बन गए। वो उन भैंसों का दूध बेच बेच के डेयरी के काम को इतना बढ़ाया कि जींद आज दुग्ध नगरी बन गया। उनकी जो डेयरी है, जहां वो काम मेन है, लक्ष्य नाम है ना उनका, लक्ष्य का कामकाज, इतना विदेशों में उनका घी, पनीर, दूध, दही, इतना बड़ा नाम है। हरियाणा को पहचान दिला दी उन्होंने जींद को, किस चीज के क्षेत्र में? दूध, और इसीलिए दुग्ध नगरी बन गया जींद। आज मुर्रा भैंस गांव गांव में बंधी हुई हैं। मुर्रा भैंस की कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन उससे ज्यादा पैसे वो कमा के दे देती है। तो काला सोना है जींद की खासियत, एक तो 7 से घिरा और एक दुग्ध नगरी है। इसके बाद इस तरफ देखो, करनाल हो गया था, इसके नीचे क्या है? पानीपत, और इसके नीचे है सोनीपत। पानीपत सोनीपत दोनों लगातार अगर बात करें तो दिल्ली से टच होने के कारण सोनीपत बहुत ज्यादा तेज गति से
विकास के रास्ते पर है। और हमारे देखते देखते जो एक एक एकड़ की कीमत 10-10 लाख रुपए थी, यहाँ आज करोड़ों करोड़ों हो गई बेटा। जीटी रोड के सहारे जितनी जमीन है इसकी कीमत आसमान पे पहुंच गई। सबसे ज्यादा तेज गति से जो महंगाई दिखाई दे रही है ना कि एकदम से कीमत आसमान पर, वो सोनीपत की है। कारण सोनीपत डेवलपमेंट का अगला शहर है। जो दिल्ली है उसमें पोल्यूशन की मार तुम देख रहे हो ना क्या हाल है। दिल्ली से लोग बाहर की तरफ निकलना चाह रहे हैं। दिल्ली में तो मौत आदि वैसे ही लोगों को कहीं ना कहीं बीमारियों के रूप में मिलेगी। दिल्ली से निकले बाहर तो कहाँ जाएं। फरीदाबाद छोटा है, भर चुका, हमने पहले ही भर दिया, क्योंकि जब पाकिस्तान से लोग भाग के आए थे ना तो यहाँ हमने शरणार्थी बसाए थे। हैवी इंडस्ट्रीज लगा रखी है हमने फरीदाबाद में। सबसे छोटा एरिया, आबादी सबसे ज्यादा, तो कोई कहाँ से बसेगा। जब हम ही बसे पड़े हैं इतने, तो बाहर से लोग कैसे आए। दिल्ली फरीदाबाद में जाके नहीं बस सकता। दिल्ली कहाँ जाए, गुड़गांव। गुड़गांव तुम जानते हो हमने बहुत पहले से डीडीए जिसने बनाया था, जिसे कहते हैं डीएलएफ, ये डीडीए बोला दिल्ली, डीएलएफ, डीएलएफ ने गुड़गांव की तस्वीर पहले ही बहुत बदल दी। और गुड़गांव की भी हर बारिश में बेइज्जती होती है। तुमने देखा था कितनी रील्स बनती हैं कि 100-100 करोड़ के घर हैं, गाड़ियां बिल्कुल पानी में तैर गई, कितने लोग दुर्गत वहां पे बारिश में। तो इसमें बसना पॉसिबल नहीं, ये खूब भरा हुआ है, प्लस अच्छे तरीके से नहीं बसाया, क्योंकि पहाड़ियों में था ना, अरावली में। बिल्डर्स को क्या है बेटा, कहीं जमीन खरीदी बेच दिए फ्लैट, बारिश में क्या होगा उनको क्या मतलब है। 100-100 करोड़ के हैं फ्लैट, लेकिन लोग दुखी हो रहे हैं। ये दोनों जितनी हद तक बढ़ सकते थे ना, ये बढ़ गए। अब अगले कौन दो हो सकते हैं जो दिल्ली से लगते हैं, झज्जर और सोनीपत। झज्जर बढ़ रहा है, लेकिन ज्यादा तेज स्पीड किसकी है, सोनीपत। तुम अगर सोनीपत से दिल्ली जाओ तो बीच में कोई भी जमीन खाली बची ही नहीं। मॉल्स, रिहायशी बिल्डिंगें, कितना कुछ भर गया। आज से 30 साल पहले ना बेटा, सिंघू बॉर्डर के बाद खेत शुरू हो जाते थे जंगल टाइप, और फिर सीधे यहाँ राई के आसपास दिखता था कि कुछ है, वरना पूरा खाली था। आज तुम देख लो पूरा भर गया, और कीमत पता करोगे तो करोड़ों करोड़ों। एजुकेशन पे बहुत बढ़िया काम हो रहा है सोनीपत में। सोनीपत में जो ये राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है ना, दुनिया के सबसे महंगे संस्थान, पढ़ाई के नाम पे जो करोड़ों रुपए लेते हैं, सिर्फ बीए कराने के, एमए कराने के। तुम उस पे गूगल पे फीस पढ़ोगे तो देखिए यार ये क्या है, ये सिर्फ एक ग्रेजुएशन कराने के 10 लाख रुपए 1 साल के है। ये पिछले साल देखा था मैंने, इस साल हो सकता है और बढ़ गए हो। 1 साल में बीए का फर्स्ट ईयर, बीए का सेकेंड ईयर, फिर 10 लाख, फिर 10 लाख, यानी 30 लाख। अब तो 4 साल की है, 40 लाख रुपए सिर्फ बीए करने के। एमए करोगे तो हो सकता है 15-15 लाख। यानी कोई सिर्फ यहाँ पढ़ेगा तो उसको करोड़ों रुपए। और बेटा जब तुम ऐसे लोगों में जाते हो ना तो 10 लाख रुपए देते हैं, तो तुम 500 रुपए की टी शर्ट पहन के नहीं जा सकते, फिर तुम्हें उनके खर्चे भी मेंटेन करने पड़ेंगे, उनके शूज, उनके कपड़े। तो ये मान के चलो कि यहाँ तो करोड़ों 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 रुपए का बिजनेस है पढ़ाई का। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी तुमने सुनी हुई है। तुम सोचो ओपी जिंदल में क्या राष्ट्रपति, क्या उपराष्ट्रपति, सीजेआई अभी पीछे आए हुए थे। इस देश की सबसे बड़े पद क्या हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीएम या सीजेआई, यही तो है ना ताकतवर। इन सब की हाजिरी लगती है जिंदल में। तो खुद सोचो कि जिंदल कितने ताकतवर, कितने बड़े। ये सब चीजें किसकी कीमत बढ़ा रही हैं भाई, जहां जो चीज स्थित होगी उसकी कीमत बढ़ेगी। अशोका यूनिवर्सिटी, जिंदल यूनिवर्सिटी, प्लस ये अपना अंबेडकर जी के नाम पर ये स्पोर्ट्स की, इन सब ने इसकी कीमत को दिनों, मतलब दिन रात में ऐसा हो गया, कुछ दिनों के अंदर एकदम आसमान पे पहुंच गई। तो लगातार उभरता हुआ शहर कौन सा है, नगर निगम बन चुका। अब तो 10 साल हो गए, 15 में बना था, तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ। अब इधर आ जाओ, यहाँ तक देखो मैंने बता दिया। ऊपर से क्या स्टार्ट हुआ था, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत। पानीपत की इंपॉर्टेंस है, लेकिन पानीपत बेटा आज से 20 साल पहले ज्यादा उभरा था। अब तो एक लिमिट हो गई, कारण पानीपत में पेट्रोकेमिकल हब, जो पेट्रोलियम का हरियाणा में सिर्फ एक जगह है, कहाँ पर, पानीपत। रिफाइनरी है ना। पहले ना बेटा हमारे रेलवे स्टेशन पर वो काले वाले डिब्बे, जिसमें वो बंद डिब्बों में नहीं पेट्रोल, बदबूदार पेट्रोल, कच्चा तेल, वो आता था। दिल्ली या कहीं बाहर से रेलें आती थी, पूरा सोनीपत कवर करती। अब बेटा कुछ साल पहले पाइपलाइन अंदर अंदर बिछा दी, सोनीपत में ही निकली हुई है पाइपलाइन नीचे से। अब वो गुजरात से पेट्रोलियम आता है, वो गाढ़ा बदबूदार तेल, और अंदर ही अंदर तुम्हें पता भी नहीं चलता, सोनीपत के नीचे से बिछी हुई है, और वो सीधे कहाँ उतर जाता है, पानीपत। अब ट्रेन कम हो गई, अब ट्रेन उतनी फ्रीक्वेंट नहीं है,
तो पानीपत की इंपॉर्टेंस है पेट्रोकेमिकल हब, प्लस यहाँ पर ये नाइट्रोजन यूरिया, जिसको यूरिया कहते हैं ना, यूरिया का बहुत बड़ा कारखाना। पानीपत ने उद्योगों में बहुत काम किया। यहाँ दरियां बनती हैं, पचरंगा अचार बनता है, बेडशीट्स का, हथकरघे का जो काम था ना, बुनकरों का, वीवर्स सिटी कौन थी ये? पानीपत। तो सबने अपने अपने हिसाब से डेवलपमेंट कर लिया। अब इधर आ जाओ, ये जो बहुत बड़े बड़े हैं, ये 3 बहुत बड़े बड़े कौन? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार। अगर देखें भिवानी भी बड़ा है बेटा, ये चारों। पर इन तीनों को पहले देख लेते हैं। ये सिरसा देखो, इसके सारी तरफ पिंक कलर दिखाई दे रहा है, यहां से और यहां तक। सिरसा हरियाणा का एरिया में नंबर 1 जिला। इसके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, 4277 वर्ग किलोमीटर, 4277 वर्ग किलोमीटर। इससे बड़ी प्रॉपर्टी किसी की नहीं है। इसके बाद हिसार था, लेकिन अब हिसार कट जाएगा तो हिसार की प्रॉपर्टी अब पहले से कम हो जाएगी, हांसी को मिल जाएगी। ये नंबर 1 था और अभी भी है। जब से भिवानी कटा तब से ये नंबर 1 है। 2016 यानी 10 साल से नंबर 1 एरिया में कौन चल रहा है? अगर सारी तरफ पिंक है, इसका मतलब ये मिला हुआ है बाहर के स्टेट से। ये पंजाब को टच करता है और राजस्थान। सिरसा इतना बड़ा होने के बावजूद हमारे सिर्फ एक जिले को टच करता है, फतेहाबाद। देखो हिसार की बेल्ट पीछे रह गई, हिसार को इसने टच नहीं किया। दिख रहा है तुम्हें? ये हिसार का और सिरसा के बीच में ये पट्टी किसकी है? ये फतेहाबाद। सिरसा एक और एक ऊपर था पंचकुला। ये 2 ऐसे जिले हैं जो हमारे हरियाणा के सिर्फ एक एक जिले को टच करते हैं, पंचकुला अंबाला को और सिरसा फतेहाबाद को। जबकि सिरसा की प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है, ये सबसे ज्यादा नंबर 1 है 4-5 चीजों में। हमारे हरियाणा का सबसे ज्यादा गेहूं ये पैदा करता है, फल ये पैदा करता है, सब्जी ये पैदा करता है, एरिया में ये नंबर 1। और गाय सबसे ज्यादा सिरसा में। यहाँ की आबादी ज्यादा नहीं है, आबादी ज्यादा है फरीदाबाद की। आबादी में तो छोटा है ये, इनफैक्ट इतना बड़ा है कि लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, खुले खुले। 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो हरियाणा के हिसाब से ये बहुत खुला है। यहाँ रिहाइश खुली है, एरिया बड़ा, पैदाइश बहुत अच्छी है क्योंकि मिट्टी बढ़िया है, तभी गेहूं, फल, सब्जी, गाय। भैंस में नंबर 1 कौन बताया था? हाँ, वो एक आदमी ने बिजनेस किया था ना, उसके बाद तो फिर जींद दुग्ध नगरी बन गया। सिरसा कई चीजों में बढ़िया है और सिरसा में यूनिवर्सिटी भी है जो काफी पहले से बढ़िया कामकाज करके दिखा रही है। अगली बेल्ट किसकी है? फतेहाबाद ऊपर दिखाई दे रहा है, पंजाब को टच है। फतेहाबाद हमारे एक बड़े जिले को टच करता है, किसको? सिरसा। उसके अलावा हिसार को और जींद को। फतेहाबाद का बेटा पिछले 2011 की जनगणना में लिटरेसी रेट काफी कम था। काफी कम मतलब हमारे मुकाबले हमें कम लगता था, लेकिन अब फतेहाबाद लगातार एक पढ़ाई लिखाई के रास्ते पर है। और फतेहाबाद की इंपॉर्टेंस नेशनल लेवल पर इसलिए बन गई क्योंकि यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो सिर्फ इकलौता एक गोरखपुर गांव में, फतेहाबाद में। इस देश में ना न्यूक्लियर पावर प्लांट लिमिटेड है बेटा। अगर अभी बात करूं जो प्रॉपर चल रहे हैं वो 7 चल रहे हैं, जिनमें से एक चल रहा है राजस्थान में, एक यूपी में, एक गुजरात में, एक महाराष्ट्र में और 2 चल रहे हैं तमिलनाडु में। यूपी वाले का नाम है नरौरा, इसका राजस्थान वाले का नाम है रावत भाटा, गुजरात का काकरापारा, महाराष्ट्र का तारापुर। 2 है साउथ में, जिनमें से एक का नाम है कुडनकुलम और एक का नाम है कलपक्कम। हमारे हरियाणा वाले का नाम क्यों नहीं लेते? क्योंकि अभी ये पूर्ण रूप से काम नहीं कर रहा। इसके 4 फेज बनेंगे बेटा, 4 चरण, जिनमें से 2 हमने पूरे कर लिए, अभी 2 पे और काम होगा। तो जब ये पूर्ण रूप से बिजली बनाएगा तो बहुत सारी नीड्स पूरी करेगा। तो हरियाणा का इकलौता एक न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ लगा है? फतेहाबाद में। उसके बाद ये बड़ी सी बेल्ट हमें दिखाई दे रही है हिसार, जिसमें से अब एक और क्या निकल गया? हांसी। पर अभी उसके मैप का, जिलों का, इसका गांव का कुछ नहीं पता बेटा। उसमें 1-2 साल, 3-4 साल लगते ही लगते हैं। हिसार की खास बात क्या है? हिसार की एक पहचान है, स्टील सिटी। जिंदल परिवार ने पूरे एशिया में, पूरे वर्ल्ड में हमें एक पहचान दिलाई। हरियाणा के हिसार में उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। और फैक्ट्री कब लगी? जब लोगों को बिल्कुल भी अक्ल नहीं थी, हम खेतों तक सीमित थे ना, तब जिंदल परिवार विदेश में गए, इनके पूर्वज, और उन्होंने देखा कि इस तरह से स्टील के पाइप लगते हैं पानी के लिए। उन्होंने बेटा यहाँ आके और स्टील का कामकाज शुरू किया और वो काम इतना फल गया, इतना फल गया कि आज 2025 में
जिंदल परिवार ने उस स्टील के काम से राजनीति पे अपनी धाक जमा रखी है। भाई एमपी की पोस्ट, एमएलए एमपी इनके पिताजी तुम्हें पता ही है। राजनीति में ये हो गए, बिजनेस में ये हैं। इनकी माताजी सावित्री जिंदल एशिया की सबसे अमीर औरत, देखा होगा ना तुम लोगों ने, नीता अंबानी से ज्यादा वर्थ है उनकी, और पिछले कितने साल से, तो सोचो कितना पैसा है इस चीज में। नंबर 1 प्लस एजुकेशन में जो व्हाइट मनी है, ये ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, इसकी गिनती नहीं है बेटा। यहाँ एक साल में कितनी फीस आती होगी, मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ, सबसे सस्ता कोर्स 10 लाख का है। तो जो तगड़े कोर्स है उनकी फीस इमेजिन करो, और कहते हैं कई हजार बच्चे हैं यहाँ, कई हजार, तो कितना बड़ा कामकाज है। हिसार से निकल के और देखो कैसे पूरे वर्ल्ड में फैल गए, कहाँ कहाँ इनका स्टील जाता है। तो हिसार की एक पहचान दी इन्होंने, और वहां से फिर ये इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गए। अब यहाँ आ जाओ नीचे, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? रोहतक। रोहतक हमारा हार्ट ऑफ हरियाणा, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के रास्ते पर था, अभी भी है, लेकिन इससे ज्यादा तेज गति से भाग लिया है सोनीपत। एजुकेशन में बहुत बड़ा नाम, IIM, इस देश में IIT और IIM ये 2 संस्थान हैं जहां पढ़ के ऐसा माना जाता है कि आपको करोड़ों रुपए का पैकेज आराम से मिल जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे ये बातें भी गलत साबित होने लग गई हैं। IIT के कई बच्चे कहते हैं कि हमें नहीं मिल रही नौकरियां। खैर, हम अपने लिए पॉजिटिव माने, पूरे हरियाणा में सिर्फ एक IIM है, IIT कोई नहीं है, IIIT है सोनीपत के पास के गांव में, जो गांव वालों ने जमीन दी है। लेकिन IIM कहाँ है हमारा? हाँ, इसे कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो MDU सब लोग जानते हैं, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी 1976 में। स्टेट लेवल के कई कॉलेजेस हैं यहाँ बेटा, जो बढ़िया काम करते हैं आर्ट में, फाइन आर्ट में, आर्किटेक्चर में। तो रोहतक की अपनी एक जगह थी और बहुत अच्छी पोजीशन है। लेकिन आज की अगर स्पीड की बात करूं तो रोहतक की स्पीड उतनी नहीं है जितनी सोनीपत की। तो सोनीपत दिल्ली से लगता है लगातार तेज गति है। वैसे रोहतक बहुत एडवांस्ड है, रोहतक में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई सड़कें बहुत बढ़िया। इसके ऊपर 10 साल बहुत अच्छा काम कर गई थी हुड्डा सरकार, क्योंकि उनका अपना जिला कौन सा था, तो उस टाइम पे 2004 से 14 के बीच में ना 10 साल बहुत बढ़िया काम हुआ रोहतक पर, इसकी सड़कों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, स्टेडियम पर। एक तरह से होता है ना, अपनी जमीन पे काम कर लूं, हर आदमी की इच्छा होती है। तब रोहतक का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। इसके नीचे की बेल्ट में आ जाओ, क्या आ गया ये? झज्जर। अब ये देखो, इनके बाद ये 3, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी। पहले भिवानी को देखते हैं। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, काफी साल तक नंबर 1 प्रॉपर्टी थी, जब तक चरखी दादरी अलग नहीं हुआ। 10 साल होने को आ गए, 2016 में बना था, अब 26 आने वाला है। बना था दिसंबर में, 9 साल पूरे हो गए, 10वां साल लग गया इसको बने हुए। इसके बनने से इसकी प्रॉपर्टी पहले से कम हो गई, तो इसका रैंक जो था क्षेत्रफल में पीछे चला गया। भिवानी की पहचान है बेटा, यहाँ पे काम हुआ था आजादी से पहले बहुत बड़े लेवल पर, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेस, कपड़े का बहुत बड़ा काम कहाँ पर था? सूती मिल यहाँ लगी थी, कपड़े की मिल यहाँ लगी थी। भिवानी ने बहुत बहुत डेवलपमेंट की बेटा, बहुत अमीर तगड़े लोग यहाँ रहते थे, उन्होंने बहुत पैसा दान किया और उनके दिए पैसे से यहाँ बहुत मंदिर बने, बड़े बड़े मंदिर। हरियाणा में ना सबसे ज्यादा धर्मार्थ न्यास ट्रस्टी जो हैं, जिन्होंने पैसा लगा रखा है समाज के विकास के लिए मंदिरों पर इस तरह पे, वो बेटा भिवानी में है। तो सबसे ज्यादा मंदिर पूछेंगे तो भिवानी, धर्मार्थ न्यासों का शहर कहेंगे तो भिवानी। भिवानी एरिया में अब उतना आगे नहीं है, लेकिन एक टाइम पर नंबर 1 था भिवानी। कट के कौन अलग हुआ? हमारे सामने बना था, अब ये सेकंड लास्ट हो जाएगा। जैसे नया कौन बनेगा? हाँ, हांसी। हांसी में अब टाइम लगेगा जब, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे सेकंड लास्ट। चरखी दादरी की खास बात है, एरिया इसके पास ज्यादा नहीं है, ध्यान से देखो, बाहर किसी जिले को टच नहीं करता, सिर्फ अंदर अंदर हरियाणा से घिरा हुआ है। बाहर ना पंजाब को टच करता, ऊपर पंजाब ना राजस्थान ना यूपी, किसी को टच नहीं करता, जबकि सब टच करते हैं, एक इसके और एक रोहतक। रोहतक और चरखी दादरी 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा बाहर किसी से नहीं लगती, तो ये चरखी दादरी। झज्जर लगातार उभर रहा है, हम सब जानते हैं, एम्स बन रहे हैं पूरे देश में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो पहले सिर्फ एक दिल्ली में था, आज हर राज्य ने बना लिया। हमारे हरियाणा का एम्स झज्जर, और झज्जर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, हाँ NCI बाढ़सा,
जिसका इनॉग्रेशन बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि कैंसर लगातार बढ़ती बीमारी है। झज्जर में अगर इतने बड़े लेवल पे काम होगा ना, तो ये सोचो जहां एम्स बनेगा वहां बहुत सारी चीजें बढ़ेंगी। कह रहे हैं झज्जर में भी मेट्रो की कनेक्टिविटी बनाएंगे सीधे दिल्ली से, द्वारका से, ताकि आना जाना आसान हो। अभी तक झज्जर की इंपॉर्टेंस कम थी, क्यों? क्योंकि इनकी मेल फीमेल का रेशो भी कम था और बच्चे बहुत कम थे। यहाँ 0 से 6 में लड़कियों के ऊपर काम कम था। लेकिन अब झज्जर धीरे धीरे उभर रहा है और सोनीपत के बाद अगला टारगेट हो सकता है झज्जर ही हो, क्योंकि दिल्ली से लगते हम 4 ही तो हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, झज्जर, सोनीपत। इसमें से ये तो हो गया बहुत ज्यादा एडवांस्ड, 18 लाख प्लस लोग हैं, ये भी खूब उभर गया। अब ये उभर रहा है, इसके बाद कौन बचेगा? झज्जर। तो आने वाले टाइम में जैसे हरियाणा के सोनीपत की जमीनें बढ़ गई ना, हो सकता है ऐसे टाइम पर झज्जर की जमीनें भी बहुत बढ़ जाएं। यहाँ बड़े बड़े पावर प्लांट लगे हुए हैं इंदिरा गांधी के नाम पर और महात्मा गांधी के नाम पर। झज्जर में पावर प्लांट लगे, कोयले का इस्तेमाल करते हैं वो। इसके बाद हमारे आ गई नीचे की पट्टी, कौन कौन रह गए? गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। नंबर 1 अगर कहें हमारी पहचान जो दुनिया में है वो गुड़गांव। गुड़गांव में सारे बड़े हेडक्वार्टर्स हैं हर चीज के, गूगल का हो या जो भी तुमने नाम सुना है, कोई वो एमएनसी हो, कोई बहुत बड़ा किसी फील्ड का एक्सपर्ट हो, वो अपना सब लोग हेडक्वार्टर गुड़गांव में बनाते हैं, क्योंकि दिल्ली से कनेक्टिविटी बहुत क्लोज है। दिल्ली में बहुत बड़ी बिल्डिंग्स किराए पे नहीं मिलेंगी, रिहायशी इलाकों के बीच में कहीं जाके ऑफिस बनाना मुश्किल है। ये पूरा अगर तुम गए हो, डीएलएफ ने इतना बढ़िया डेवलप कर दिया, पूरी बिल्डिंग्स कमर्शियल हैं, ऊपर से नीचे पता नहीं कितने फ्लोर हैं, गिनती भी ना हो पाए इतने फ्लोर बना दिए, हर एक पे कमर्शियल, हर एक पे कमर्शियल। तो वहां क्या होता है, कल्चर बनता है बेटा, ये कॉर्पोरेट कल्चर है पूरे का पूरा गुड़गांव में। यहाँ आप जाएंगे और जो इनका एक हब वाला इलाका है पूरा, ऐसा लगता है हम विदेश में खड़े हैं। वहां रात के 1-2 बजे भी फील ही नहीं होता कि हरियाणा है। तो गुड़गांव बहुत ज्यादा एडवांस्ड है हम सब बाकी के मुकाबले। इतना रुपया कमाता है ये कि जितना टैक्स ये और ये मिलके देते हैं ना, उतना हम सब मिलके देते हैं। यानी हम 20 एक तरफ और ये 2 एक तरफ। जो टैक्स वो देगा जो पैसा कमाएगा। ये दोनों सबसे ज्यादा अमीर हैं। कौन कौन? ठीक है, रेवाड़ी गुड़गांव से ही निकला, अब उभरता हुआ है, धीरे धीरे उभर रहा है। औद्योगिक बहुत चीजें यहाँ बन रही हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज। तो ये बावल का इलाका है ना, लगातार धारू, हेड़ा, बावल, ये उभरती औद्योगिक नगरी है। कौन सा इलाका? रेवाड़ी। अब गुड़गांव के बाद अगली रिहाइश किस तरफ बढ़ेगी? रेवाड़ी। इससे अगला है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ को थोड़ा सा भी काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंपैरेटिवली पिछड़ापन है, इसको अभी इनके लेवल पे आने में समय लगेगा। यहाँ की खेती बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये खनन बहुत अच्छा करते हैं, मिनरल्स में नंबर 1 है। ये बाजरा अच्छा पैदा करते हैं और सरसों, सरसों का साग, बाजरे की रोटी। इससे याद कर लो कहाँ ज्यादा है? महेंद्रगढ़ में। खनन पूछे तुम्हारे यहाँ जो मिनरल्स हैं, तुम्हारे यहाँ बाकी मिनरल्स नहीं है, इस बेल्ट में मिनरल हैं। कहाँ पर? ये नंबर 1 है मिनरल्स के फॉर्म में। अब आ गए नीचे के, ये तो मैंने बता ही दिया, सबसे छोटा, सबसे घना बसा, सबसे ज्यादा आबादी किसके पास है? अमिताभ बच्चन का जो बेटी का हस्बैंड है ना, यानी नंदा परिवार, उन्होंने यहाँ बहुत पैसा लगा रखा है बेटा। एस्कॉर्ट्स का नाम तुमने सुना होगा, ट्रैक्टर्स, बड़े बड़ी भारी मशीनरी, कहाँ पर है वो? जेसीबी बनाते हैं। मतलब अरब खरब जो इतने पैसा कमा पाते हैं, वो हमारा फरीदाबाद उसका एक बड़ा कारण है। यहाँ जमीनें बेटा बहुत सस्ती थी, जब पाकिस्तान और हम अलग हुए थे ना, तो बहुत सारे लोग भाग के आए, तो ये खाली पड़ा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस टाइम पे कहा पंजाब के दक्षिण में बसा दो रेफ्यूजीज को। यहाँ बेटा उद्योग धंधे डेवलप करवा दिए ताकि उनको खाने कमाने का जरिया मिले। आज फरीदाबाद खूब पैसा बनाता है, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, एरिया सबसे छोटा है इसके पास, लेकिन आबादी सबसे ज्यादा। आबादी वहां आती है जहां काम मिले। तो कहाँ काम है? पलवल तुम्हारे सामने ही बना था, तुम्हारे पैदा होने के बाद ही बना था 2008 में, तब तुम सब इस धरती पे अवतरित हो गए थे, उसके बाद ये पलवल बना है। पलवल पहले सेकंड लास्ट था, अब थर्ड लास्ट हो गया। पलवल में स्कूल बहुत ज्यादा है बेटा, इसे स्कूल नगरी कहा जाता है। धीरे धीरे ये भी डेवलपमेंट के रास्ते पर है, पर इसे भी मेहनत करनी पड़ेगी। हरियाणा का सबसे पिछड़ा जिला नूह, मेवात, पुराना नाम मेवात, मेव जाति के लोग थे। 1947 में 15 अगस्त के बाद ये डर रहे थे, क्योंकि दिल्ली से ये बहुत पास था और इन्हें था कि हमें मारेंगे लोग, क्योंकि मुस्लिम थे ज्यादा। यहाँ से ये भागने लग गए कि हम तो भाग के अपने पाकिस्तान चले जाते हैं, वहां सेफ हैं। 9 दिसंबर, अगस्त में अलग हुए थे, 3-4 महीने मारकाट। दिल्ली से गांधी यहाँ गए,
9 दिसंबर को 1947, और बोले मेरी जबान है, तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो, कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, बिल्कुल यहाँ रचे बसे रहो, कोई कुछ नहीं कहेगा। और इंडियंस ने कुछ कहा भी नहीं, क्योंकि गांधी जी ने कह दिया। हम सब पीछे हट गए, मेव यहाँ बिल्कुल सेफ रहे। उन्होंने अपना नाम स्टार्टिंग जब हुई तो रखा कि भाई हम पहले शुरुआत में सत्यमेवपुरम ये रखा गया था, फिर कहा नहीं ये नहीं, नाम बदल दो। बोले हम मेव ज्यादा है, हमारा नाम मेवात कर दो। हमारे सामने बिल्कुल अब कुछ साल पहले मेवात का नाम क्या कर दिया, नूह। सबसे पिछड़ा है, आबादी देखें तो पढ़ी लिखी सबसे कम है, इनकी लिटरेसी 50% से थोड़ी सी ऊपर है, जबकि हमारी एवरेज 75। हम 75, ये 50 से थोड़े से ऊपर। लड़कियों की पढ़ाई लिखाई और कमजोर है, बहुत बुरा हाल था। अब तो धीरे धीरे आगे आ गए हैं, अब यहाँ नेशनल हाईवेज भी पहुंच गए, यहाँ रेल की पटरियों की भी बातचीत कर रहे हैं, इनकी लिटरेसी पे भी काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे मेवात आगे आ रहा है, पर अभी मेहनत लगेगी। अभी यहाँ पर सरकार को भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ना बेटा वो जो गायों का बीफ और वो जो है ना कामकाज, वो बड़े लेवल पर है। तो यहाँ अभी भी लोग ना चोरी चकारी और इस तरह से गलत कामों में लिप्त मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा इन लोगों को समझना पड़ेगा कि आगे बढ़ना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। खास बात पता है क्या है, नूह की प्रॉपर्टी किससे कट के अलग हुई है? अब सोचो, जो यहाँ प्रॉपर्टी है और जो यहाँ प्रॉपर्टी है, उनमें दिन रात का अंतर है। वहां तो करोड़ों की जमीन और यहाँ लाखों में भी ग्राहक नहीं मिलते, क्योंकि इस एरिया की इमेज थोड़ी सी नीचे है। इन्हें ऊपर करने के लिए पढ़ाई लिखाई करके आगे आना पड़ेगा। ये है हमारा कंप्लीट हरियाणा। समझ में आ गया ये? हाँ, इनमें खूब पैसे वाले भी हैं, गुड़गांव फरीदाबाद जैसे, पिछड़े भी हैं मेवात जैसे, बड़े एरिया भी हैं सिरसा जैसे, छोटे एरिया भी हैं फरीदाबाद जैसे, शहरी जनसंख्या ज्यादा वाले भी हैं पंचकुला, ग्रामीण इलाके में भी खूब लोग रहते हैं। बहुत पास पास फरीदाबाद, बहुत दूर दूर खुले खुले सिरसा। यहाँ दुग्ध नगरी भी है जींद जैसे। यहाँ 2 ऐसे जिले हैं जो किसी को टच ही नहीं करते बाहर, रोहतक, चरखी दादरी। स्टील सिटी है हमारी हिसार, और बहुत बड़ा कैंटोनमेंट एरिया है हमारा अंबाला। तो हर एक की अपनी पहचान है। कल से इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, किताबें ले आना सब लोग।